हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो बच्चों सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज हम इतिहास के पहले लेसन के क्वेश्चंस को करेंगे। लेसन का नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, वी बी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। तो मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था, और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहते थे। यानी अभी हम विदेशी किसे कहते हैं? जो विदेश से आता हो। दूसरे शहर से आए हुए को हम विदेशी नहीं करते, लेकिन उस वक्त जो उस समाज और संस्कृति का अंग नहीं होता था और अनजान होता था, उसी को विदेशी कहते थे। और हिंदी में उसे परदेसी और फारसी में उसे क्या कहते थे? अजनबी कहते थे। अब है इसके बाद का सवाल। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, सही या गलत? ये होगा सही। इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की, ये भी है सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर फेंक दिए जाते थे, बाहर कर दिए जाते, ये भी सही। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, ये हो गया गलत। अब इसके आगे जाते हैं। तीसरा नंबर, अभिलेखागारों में रखे जाते थे, क्या रखे जाते थे? दस्तावेज। ख नंबर, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। ग नंबर, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। कौन कौन से प्रौद्योगिकी परिवर्तन इस समय हुए? तो 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र। क्या क्या हो गया था? सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा था, कताई करने में चरखे का, और युद्ध में आग्नेय शास्त्र का प्रयोग होने लगा था इस समय में। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व भरा जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि इस्लाम और ईसाई धर्म आया इसी समय में, इसी काल में। नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, भक्ति आंदोलन भी इसी समय हुआ। जो भी पूजा में कर्म कांड थे उसका आलोचक थे भक्ति आंदोलन करने वाले। अब उसके बाद क्वेश्चन है, पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। क्या
सबसे पहले 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था, जिसमें गंगा यमुना के बीच जो पंजाब हरियाणा था उसके अर्थ था। इस शब्द का इस्तेमाल उसने राजनीतिक अर्थ में किया था, जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में आते थे। जबकि 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था, जो हिंद के समान था, जो भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा सकता है। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपका उसके नोटिफिकेशन जाते रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो समझ ही नहीं आता, तो ये काम जरूर कर दिया करें। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना होता था। जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। उसका मामला कैसे नियंत्रित होता? अपना ही नियम होता था, जिससे वे अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती थी। जो नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी, जिसको पंचायत कहा जाता था, और वही जातियों के अपने निवासियों का रिवाजों का पालन करवाती थी। है अब सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। यानी अनेक क्षेत्रीय राज्यों को जो मिलाकर बनता है वही सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता है। अब है 9 नंबर, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती? देखिए ये भी आई है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं। क्या क्या? कई बार पांडुलिपियों की लिखावट समझ नहीं आती थी। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मूल पांडुलिपि को नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे छोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों को भी प्रतिलिपियां बनाती रही। अंततः एक मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। यानी हर प्रतिलिपि बनते बनते ना थोड़ा अलग हो गया, सेम नहीं रह पाया। इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करके तब इतिहासकार समझ पाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब है इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे? क्या इस कार्य के लिए उनके सामने कोई कठिनाई आती थी? अब कैसे काल और युग में विभाजित करते? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के काल खंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया। काल क्रम को विभाजित करते हुए समय इतिहासकार के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। यहीं पे उन्हें दिक्कत आती है। अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 तथा मानचित्र 2 की तुलना आज के मानचित्र से करने कह रहा है। दोनों के बीच समानताएं भी बताइए। मानचित्र 1 में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और कुछ असमानता है। चलिए देखें क्या समानता क्या असमानता है। दोनों मानचित्र में समानता। इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। असमानता यह है
अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत इस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखेंगे। श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे बम्बई क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। तो समानता, जाने पहचाने नाम थे जैसे कन्नौज, सूरत। असमानता, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत आज वो जगह है जिसको हम पहले उत्तर भारत में देखेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, यानी काफी कुछ असमानता है। अब कहता है पता लगाइए कि आपके गांव या शहर के अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? किस तरह के दस्तावेज संग्रहित है? उपयोग में कौन लाते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इस उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। क्या कहता? गांव या शहर का अभिलेख जिला मुख्यालय में इन अभिलेखों के विभिन्न भागों के कर्मचारी तैयार करते तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में और ऐतिहासिक अभिलेख अभिलेखागारों में उसके लिए अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। शोधार्थियों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा समय पर किया जाता है इसका उपयोग। तो हमारे 12 क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आए दिन आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, बाय।